बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात डॉक्टर नोमान के साथ में खुश आमदेद। डीपीटी में दाखिला लेते वक्त बहुत सी फ़ीमेल स्टूडेंट्स ये सवाल करती हैं कि फ़ीमेल्स को डीपीटी करनी चाहिए या नहीं। लड़कियों को फ़िज़ियोथेरेपी फ़ील्ड में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, फ़ीमेल्स के लिए फ़िज़ियोथेरेपी किस तरह की फ़ील्ड है, इस तरह के और बहुत से सवालात के जवाबात आज हम जानेंगे अपनी नहायती काबिल एहतराम मैडम डॉक्टर निगहत उमर से। मैडम को तकरीबन 25 से 30 साल हो गए हैं वो फ़िज़ियोथेरेपी फ़ील्ड में सर्व कर रही हैं। मैडम ने बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रैक्टिस की। मैडम किंग एडवर्ड से ग्रेजुएटेड हैं, इसके अलावा एमएस हैं न्यूरोलॉजी में, एमफिल है मैडम का फ़िज़ियोथेरेपी में, और मैडम मुलिगन सर्टिफाइड हैं। मैडम की सबसे बड़ी बात कि मैडम ने इन 25 से 30 साल की प्रैक्टिस में हर जगह एज ए HOD ही प्रैक्टिस की। सऊदी अरब में काफ़ी अर्सा मुकीम रहीं, और मैडम की एक ख़ास बात कि मैडम हमारे मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर और उनकी फ़ैमिली की फ़िज़ियोथेरेपिस्ट रहीं। मैडम आर्मी चीफ़, उनकी फ़ैमिली, और इसके अलावा पाकिस्तान की बहुत से सियासतदानों और उनकी फ़ैमिलीज़ की फ़िज़ियोथेरेपिस्ट रह चुकी हैं। तो आज हम मैडम से बहुत सी राज की बातें जानेंगे, तो ये वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिएगा। मैम वेलकम टू द शो। जो ये काम शुरू कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे जूनियर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा। वो लोग जो भी सुनेंगे, ज़ाहिर आप लोग जब अपने सीनियर्स की बातें और सीनियर्स को सुनते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करोगे, उम्मीद तो है। मैम वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनका आजकल फ़ीमेल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को सामना करना पड़ता है? देखो नुमान, मसला ये है कि कोई भी हमारा प्रोफेशन हो फ़ीमेल के लिए, तो आई थिंक सो थोड़े बहुत मसाइल तो हर प्रोफेशन में फ़ीमेल को एज ए फ़ीमेल होने ही होने हैं। तो उनका हमने किस तरह मुकाबला करना है, ये मेरा ख़्याल है हमारे हर एक के ऊपर ख़ुद डिपेंड करता है। ठीक है ना, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारा माशरा किस तरह उसको करता है, उसको हमने अपनी समझदारी से, और मैं समझती हूँ कि इस्लामी जो हमारे रिवायात हैं, इस्लामी उसूल हैं, उनके ऊपर रखते हुए उसने खुद से मैनेज करना है, क्योंकि फ़ीमेल को मसाइल तो हैं। आज और आज से 25 साल पहले मसाइल की नौयत में क्या फ़र्क है जो आजकल फ़ीमेल फिजियोज़ को फेस करना पड़ते हैं और आज से 25 साल भी पहले फेस करना पड़ते थे? आज और आज से पहले डेफिनेटली जब ये स्टार्ट हुआ था फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट, स्पेशल यानी पंजाब में आया है, आई थिंक सो 86-7 में, ठीक है ना, 86 में, उस 87 के हमारी एडमिशन था। तो उस वक्त एक तो ये कि अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है ना, और फ़ीमेल को बड़ा अजीब सा समझा जाता था, और वो ये होता था कि ये फ़ीमेल किस तरह ये इतना मुश्किल काम कर लेंगे, या एक्सरसाइजेस करवाना या इस तरह उनको मैनिपुलेट करना, ये फ़ीमेल के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल था। और दूसरे एक ये भी था कि क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, तो वो रिस्पेक्ट नहीं थी हमारी, और वो जो था ना, वैल्यू नहीं कोई भी देता था। वो कहते थे पता नहीं कौन आ गया, अब वो वर्ड बोलना तो नहीं चाहिए, वैसे बोलूँगी नहीं, वो जो लोग वर्ड बोलते थे हमें, ठीक है ना, समझ जाएंगे जो भी सारे हमारे थेरेपिस्ट हैं कि क्या कहते थे। तो वो सारी चीज़ें हमने फेस की हैं। लेकिन जब हम स्टूडेंट थे और जब हमने ग्रेजुएशन किया था, तो नो डाउट जॉब का कोई इशू नहीं था। आपको हर जगह आप अपने मुकाम बना सकते थे, जॉब ले सकते थे, जगह ये वाला मसला नहीं था। लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से ये था कि हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था। हमें अपने आप को मनवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी शुरू में, बल्कि एजुकेशन में भी हमने अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी स्टडी को अपग्रेड करने के लिए हमने बहुत स्ट्राइक की और बड़ा बड़ा कुछ किया। वो सारा कुछ जो हमने, क्योंकि हम लोग शुरू के पाइनर्स में आते हैं, जो हमने स्ट्रगल की, वो मैं देखती हूँ अब हमारे माशाल्लाह बच्चों में उसके बेनिफिट तो हैं। अब रिस्पेक्ट है। जब हम थे तो डॉक्टर नहीं कहलाया जाता था, 3 ईयर का था जब हमने स्टार्ट किया, फिर ऐसे 4 का किया, फिर 5 का हमने किया। लेकिन अब माशाल्लाह डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट कहलाए जाते हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, और बहुत रिस्पेक्ट है। अब मैं समझती हूँ अवेयरनेस भी बहुत आगे है। पहले हमारे पास डायरेक्ट पेशेंट नहीं आ सकते थे, डायरेक्ट अप्रोच नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह पेशेंट की डायरेक्ट अप्रोच है। उनको पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट से हमें रिलीफ होना है, तो अब लोग आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास और वैल्यू भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। और हाँ, थोड़ा सा ये है कि हमारा क्योंकि फ़िज़िकल काम होता है, मैनुअल सारा ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ, तो उसमें यह कि जो हमारा हाइटेड नहीं है बच्चा या बच्ची,
उनको थोड़ा सा इशू होता है। पेशेंट उनके पास हाँ आते हुए हेजिटेट करते हैं कि आप तो खुद छोटे से, खुद आप तो इतनी मासूम सी हो, पतली दुबली, आप कैसे करो ट्रीट। हाँ, ये मैंने फील किया कि ये इशू होता है। यानी हम लोग खुद भी जब नए बच्चों को रखते हैं अपने पास तो हमें यही होता है कि यार आप इतनी छोटी सी हो, आप क्या करोगे। तो ये इस हिसाब से फिजियोथेरेपिस्ट का ज़रा टॉल होना, ऊंचा लंबा होना, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा है। तो वो बच्चियाँ जो थोड़ा सा हाइटेड भी हैं, नहीं हैं और दुबली पतली हैं, उनको थोड़ा सा मैंने फ़ील किया कि इशू होता है। उनको थोड़ा सा फिर जो है ना डिप्रेशन और इस तरह की मैंने फ़ील किया कि उनको हो जाती हैं। और बाकी यही है कि अब जॉब का जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है। हाँ, ये जॉब बहुत मुश्किल हो गई है। बच्चे इसका वही इशू है जो पहले भी डिस्कस होता ही रहता है कि हमारे जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो भी बने हैं, उनमें बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसको थोड़ा सा मैनेज, वो जो सारा हमारा पेप्टा और वो सारा सोसाइटी बननी चाहिए, वो सारी चीज़ हो जाए, आई थिंक सो ये मैनेज हो जाएगा। आजकल ये बहुत इशू है कि बच्चों के पास जॉब नहीं है और फीमेल के पास भी जॉब नहीं है। तो वो इतने इतने पैसे लगा के बेचारियाँ जब ग्रेजुएशन करें और उसके बाद उनको जॉब ना हो, ये इशू बहुत ज़्यादा है आजकल। तो इसके लिए कुछ हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए सीरियसली। मैम, एक अहम सवाल कि लड़कियों को डीपीटी करनी चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो हर फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट या ग्रेजुएट पूछना चाहती हैं। देखो बेटा, आप कह रहे हो लड़कियों को डीपीटी करनी चाहिए कि नहीं, तो बेटा देखिए हमारी मेजॉरिटी तो फीमेल की है, ठीक है ना। तो अगर फीमेल पेशेंट के लिए मेरा ख्याल है फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट होनी चाहिए, इसलिए हमें डीपीटी तो करनी चाहिए, लड़कियों को क्यों ना करें, ठीक है ना। हमने अपनी फीमेल जो हमारी कैटेगरी है उसको भी तो ट्रीट करना है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें फ़ीमेल फिजियोथेरेपिस्ट मेरे हिसाब से ज़रूर होनी चाहिए। और एक जैसे जब हम डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप ना एक प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। अगर हम बहुत लीनियंट होकर पेशेंट से बात करते हैं तो उसका आधी बीमारी वो कहते हैं ना चली जाती है। तो मेरा ख्याल है ये वाली सॉफ्टनेस और ये जो है ना अदब एहतराम करने वाली जो है ना फीमेल में ज़्यादा होती है। तो हमारी जो ओल्ड एज की जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए अगर फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट होगी तो मेरा ख्याल है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए फ़ीमेल्स को करनी चाहिए। मैम, आपकी वो कौन सी खूबियाँ हैं जो आप आज हमसे शेयर करेंगी? आपकी वो कौन सी सलाहियतें हैं जो आप चाहती हैं कि हर फिजियोथेरेपिस्ट के पास हों? तो ये आज हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। खूबियाँ तो बेटा मेरे में कुछ नहीं है, मैं एक नाचीज़ सी चीज़ हूँ, गुनाहगार बंदी। लेकिन ये है कि हाँ, मैं पेशेंट को ना बहुत मोहब्बत से ट्रीट करती हूँ कि उनके साथ बहुत प्यार से, कभी उनकी किसी भी बात का गुस्सा नहीं मनाती। कभी भी देखो मरीज़ होता है ना, उसको दर्द हो रहा है तो वो आपसे कई दफ़ा मिसबिहेव भी कर लेता है, उसको कभी माइंड नहीं करती। मैं सोचती नहीं अल्लाह ने मुझे मसीहा बनाया है, मैंने मसीहा बन के इनके काम करना है। बात ये कि मेरे भाई थे बड़े डॉक्टर, ठीक है ना, ये मोटिवेशन से मुझे ज़्यादा उनसे मिली हुई है। वो जो थे ना पेशेंट को बहुत प्यार से देखते थे, यानी 100 पेशेंट, और पेशेंट उनको इतनी दुआएं देते थे ना, उनको देख के ही मेरा ये था कि मैंने भी डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। उनको वो और उन्होंने मुझे इसमें एडमिशन दिलवाया कि आप ये फील्ड कर लो। तो अब मैं जो है ना अपने पेशेंट को उन्हीं की तरह बहुत मोहब्बत से ट्रीट करती हूँ, कभी पैसे की लालच नहीं करती हूँ। ठीक है, हम पैसे के लिए कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है ना, एक है साइड, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होता। और आप भी बच्चों जब पेशेंट को ट्रीट किया करो ना, ये देखा करो कि ये किस तकलीफ़ में है, हमने इसकी तकलीफ़ दूर करनी है, और साथ दुआ मांगा करो। मैं हमेशा दुआ भी साथ मांग रही होती हूँ, अल्लाह ताला इसको मेरे हाथों शिफा दे दे और मेरे से ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है ना। मैं पेशेंट का दर्द फील करके उसको ट्रीट करती हूँ। और जब आप पेशेंट को देखा करो ना, ओवरऑल देखा करो इसको क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या मसाइल हैं, और उसके साथ ट्रीट किया करो। ये नहीं किया बस फ़ौरन जो दर्द है उसको देखा, कुछ मशीनें लगाई या मूव कर दिया, नहीं, उसको ओवरऑल देखो और क्या क्या बीमारियाँ, और साइकोलॉजिकली पेशेंट को ज़रूर ट्रीट किया करो। उसको देखो कि उसको बैकग्राउंड में और क्या टेंशन या डिप्रेशन चल रही है, उसके साथ जब अगर आप ट्रीट करोगे ना, तो पेशेंट के साथ कभी गुस्सा नहीं करना, और उसके साथ जो है ना हमेशा अपना लहजा नरमी का रखना है। इस तरह ट्रीट करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट आपका ना बने। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बस उसको हंस के और प्यार से उसको ट्रीट करते, गुस्सा नहीं दिखाते, और पेशेंट को ओवरऑल देखना है, उसको थोरोली सारा कुछ एग्जामिन करना है फर्स्ट डे कम से कम, ताकि आपको पता चले इसको क्या क्या इश्यूज़ हैं। जब सारे इश्यूज़ पता चलते हैं उसके हिसाब से फिर आप ट्रीट करते हो ना, तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है और पेशेंट भी आपसे खुश होता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करना और अपने आप को मसीहा समझना है, और पैसे का नहीं सोचना, सिर्फ ये सोचना है अल्लाह ने आपको मसीहा बनाया है, आपको इनका दर्द ख़त्म करने वाला बनाया, तो आपने पेन रिलीफ ही करनी है हर हाल में।
माशाल्लाह इतना अरसा प्रैक्टिस की, तो इतने अरसे प्रैक्टिस के दौरान कोई ऐसा वाक़या जो आपकी मोटिवेशन का बाइस बना हो, वो आज हमसे ज़रूर शेयर करें। बेटा वाक़ई तो शायद बेशुमार होते हैं, लेकिन मोटिवेशन जो है ना, क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मोटिवेशन अपने पेशेंट की दुआओं से मिली है। ठीक है, जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना, बेशुमार पेशेंट ऐसे ट्रीट की हैं बेटा, वो चल भी नहीं सकते थे। एक मेरी पेशेंट थी, उसका सर्वाइकल वो ऑपरेट हुआ, ठीक है ना, तो उसके बाद वो चारों लिम्ब उसके पैरालाइज होते, वो चल के आई थी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके, और उसके बाद 4 लिम्ब्स उसके पैरालाइज थे, ठीक है ना। अब वो पेशेंट सिर्फ़ और सिर्फ फिजियोथेरेपी से वापस अपने चारों लिम्ब पे वापस आई है, वापस वो जॉब पे गई है, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत से पेशेंट जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यानी बेड रिटर्न से हमने उन्हें मोबाइल किया है, और वो उनकी जो दुआएं हैं ना, ये मोटिवेशन का बाइस बहुत बनती हैं। यानी मुझे बहुत दफ़ा लोगों ने कहा कि मैडम आप टीचिंग में आ जाएं, ठीक है, तो मैं टीचिंग में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं गई, वो जो पेशेंट दुआएं देते हैं ना, जब वो ट्रीट होते हैं और जब वो ठीक होते हैं, यार आप पेन से रिलीफ देते हो ना, पेशेंट को बड़ा सुकून मिलता है, आपको अपने अंदर से सुकून मिलता है, ठीक है ना। जब आप ये फीलिंग करते हैं ना, हम मसीहा हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं सोचा कि ये पेशेंट है, इससे मेरे कितने पैसे आने हैं मैं पेशेंट को हमेशा इस तरह सोच रही होती हूँ कि नहीं यार, इसका दर्द ठीक करना है, मुझे अल्लाह ने मसीहा बनाया। मैं ये फील करती हूँ मेरी माँ मेरी बहन भाइयों को भी दर्द होगा तो उनको रिलीफ़ करना है ना। मैं इसी तरह की फ़ीलिंग रख के और उनको जब ट्रीट करती हूँ और वो जब ठीक हो जाते हैं, वो जो दुआएँ देते हैं ना मुझे, मैं समझती हूँ कि ये मुकाम मुझे अभी तक अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी हुई है, हिम्मत ताकत दी हुई इस एज में, वो सिर्फ़ मेरी पेशेंट्स की दुआओं से है। और मैं उनकी दुआओं से ही जी रही हूँ, और उनकी दुआओं की वजह से ही मेरी मोटिवेशन है कि मैं ये प्रोफेशन कंटिन्यू रखूँ। और मैं उसमें नहीं आती हूँ, टीचिंग में नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ नहीं, इसमें नो डाउट मेहनत ज़्यादा है, लेकिन जो पेशेंट की दुआएं हैं ना, और जो पेशेंट बीमार को ठीक करने में जो आपको दिल में सुकून और मज़ा आता है ना, वो और किसी चीज़ से नहीं आएगा। मैम, जो एक हमारा कौमी मसला बन चुका है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फीमेल्स हर किसी से पूछती नहीं है, लेकिन उनके जहन में ज़रूर होता है कि जो पेशेंट के साथ उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, यानी कि कुछ पेशेंट्स वो ठरक करना शुरू कर देते हैं, तो इससे किस तरह से बचा जाए? देखो बेटा, जो आपने कहा ना ठरक करने लग जाते हैं, लेकिन मेरा अपना मैं आपको बताऊं, मुझे माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं नहीं आपको कहूँगी कि मुझे कभी किसी ने इस तरह हरासमेंट किया हो, ठीक है ना। मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से अल्लाह का शुक्र है, अच्छी और सही और इत्तेफाक पे एक्सपीरियंस, फिर उमर हॉस्पिटल में, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सऊदी अरब में जॉब करके आई। लेकिन ये हमारे अपने ऊपर है कि हमने पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना। डेफिनेटली मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जब से ग्रेजुएशन की अब तक अल्लाह का शुक्र एहसान है, हमेशा HOD रही हूँ हर जगह, ठीक है। तो डेफिनेटली मैंने मेल भी पेशेंट देखने, फ़ीमेल भी मेरे पास रहे हैं, मेरे अंडर जो काम करते हैं। तो फिर ये था कि मेल को मेल देख लें, फ़ीमेल को फ़ीमेल, लेकिन डेफिनेटली बीइंग ए डॉक्टर हमें दोनों को ट्रीट तो करना है। कोशिश यही होती है मेरी कि हम कम से कम मेल देखें और फीमेल ही देखें, मेल को मेल के पास रेफ़र करें जो हमारे पास मेल होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं देखती मेल, मैं भी देखती हूँ, मेरे साथ जो मेरे बच्चियाँ हैं और मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं वो भी सब देखती हैं। लेकिन बेटा ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम अपना बिहेवियर इस तरह रखें, बीइंग ए मुस्लिम हम उनको अलाउ ही नहीं करें कोई हमारे साथ ठग करने की कोशिश करे। मैं नहीं समझती मेरे साथ कभी किसी ने किया हो, ठीक है ना। अगर कोई करने की कोशिश भी करता है ना, 1-2 दफ़ा करता है, आप उसको रिस्पॉन्स ना दो। मैं इत्तेफाक में थी, हाँ, जब नई नई ग्रेजुएट थी, मुझे याद है एक था बच्चा, उसने कोशिश करी, कभी फूल दे जाना, कभी किसी तरह, मैंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना, मैंने ऐसा शो करना कुछ हुआ ही नहीं है। आप डॉक्टर हो ना, आप उनको रिस्पॉन्स ही ना दो ऐसा। तो मेरा नहीं ख्याल कभी किसी की हिम्मत ज़रूरत होगी कि दूसरी तीसरी दफ़ा आपको तंग करे, मेरा अपना ज़ाती है। तो देखो अच्छे बुरे लोग हर तरह के हैं, डेफिनेटली इस तरह के होते हैं। और अगर आप फील करते हैं ना कोई इस किस्म का है, कोशिश करो उसको शराफत से ही और इस तरह के उसको भी ना फील हो, आप उसको आपके हाथ में ना, आपने कहते जी आपकी ट्रीटमेंट बस हो गई है, बस आप ठीक हो गए, अब आपने घर जाके करना ये करना है, आप उसको फारिग कर दो। लेकिन ये कि हम उससे हरासमेंट होके और उसको ज़्यादा इनकरेज करें, उसको बदतमीज़ी करें, या उसको हम कहें कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इस तरह हो, इस तरह हम अपनी बदनामी की भी बात होती है ना। आप कोई रिस्पॉन्स, मेरा अपना जाती है, हर एक के अपने व्यूज़ होते हैं, लेकिन मेरा व्यू यही है कि मैं उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की या इस तरह की कोशिश की है। क्योंकि अब तो खैर इतना साल हो गया, अंदाज़ा ही हो जाता है कोई इस तरह का हो
तो खुद ही उसके साथ किस तरह बिहेव करना है हम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नहीं समझती मेरे साथ कभी किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी, क्योंकि अगर हम में खुद इतने गर्ड हैं ना कि हम बीइंग मुस्लिम हैं, हम खुद एक्सपोज हुए हुए हैं। अगर मैं एक्सपोज हुई भी पेशेंट को कर रही हूँ, मैं हाफ स्लीवलेस पहने हुए हूँ, ठीक है ना, दुपट्टा मेरा गायब है, लो नेक है, तो डेफिनेटली मुझे हरासमेंट करेंगे ना, आपके नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम शराफत से हैं तो कोई भी जो गंदे से गंदा भी लड़का होगा ना, वो देखेगा ना कि नहीं ये बच्ची, ये डॉक्टर या ये लड़की खुद इस तरह की नहीं है, तो कभी भी कोशिश नहीं करेगा। तो बेटा मैं तो यही कहूँगी कि हमें बीइंग ए मुस्लिम अपना जो रिवायात हैं और जो हमें इस्लाम ने बताया है उन उसूलों पर अगर हम अमल करें ना, सवाल ही नहीं पैदा होता किसी का कोई हमें हरासमेंट करे। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई मिस कॉल्स ने तंग नहीं किया। हाँ, एक आध दफ़ा ऐसा हुआ, आई हैं ऑन करके साइड पे कर दिया, ना उनकी सुनी ना जवाब देने की कोशिश करी, ठीक है ना। कभी बंद कर देती थी, मैंने कहा नहीं यार इनका बिल भी पढ़ने चाहिए, साइड पे रख दो। कोई कितनी देर तंग करेगा आपको, नहीं ना करेगा। तो ये हमने खुद मैनेज करना होता है, हमने खुद अपनी हिफाजत करनी है, हमें किसी ने आके नहीं करनी है। और अगर हम इसको वावेला बचाते हैं, शोर करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमने अपनी बेइज्जती करवानी है ना, और उसको भी शेयर देनी है, वो आपको और ज़्यादा करे। तो इसलिए ये आपने खुद अपने हाथ में है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि जी हरासमेंट करें, नहीं, हम डॉक्टर हैं, हम मसीहा हैं, हम वो सोचें हम डॉक्टर हैं मसीहा, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता हमें तंग करें। हमने खुद अपने आप को एडजस्ट करना है, किसी ने नहीं करना। पर्दे में रहो, कभी नहीं सवाल नहीं पैदा होता कोई तंग करेगा आपको, ठीक है ना। मैम, हम राज की बातें आपसे जान रहे हैं, तो आज आप हमें अपनी कामयाबी का राज ज़रूर बताइए। हाँ बेटा, कामयाबी का राज, देखो कामयाबी का राज ना हमेशा दुआएं होती हैं, ठीक है ना। आपका अच्छा इखलाक और दुआएं होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश करी है कि कभी मेरी ज़ात से किसी का दिल ना दुखे। यानी मेरा छोटे भी है ना, यानी मेरे स्टूडेंट भी जो आए ना, मेरी कोशिश होती है मैं उनको भी नाराज़ ना करूँ, उनकी भी दिल आज़ारी ना करूँ। बहुत मजबूरन जब कभी ये लोग मजबूर कर देते हैं तो मैं इन पे गुस्सा दिखाती हूँ या इनको डांटती हूँ, और फिर दूसरे लम्हे कोशिश करती हूँ कि प्यार से उसको मैनेज भी कर लूँ। और मेरी कामयाबी का मेन राज मेरी माँ की दुआएँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। मेरी माँ की दुआएं और मेरे मरीज़ों की दुआएं हैं। मेरे पेशेंट मेरे लिए बड़ी दुआएं करते हैं जिनसे मुझे बहुत हौसला होता है। मेरी माँ और मेरे पेशेंट की दुआएं जो है ना, वही मेरी कामयाबी का राज है बस। और आप लोग भी यही कह रहे हैं ना बेटा, अपने इस्लामी जो रिवायात हैं हमारी, इस्लाम को नहीं छोड़ना। मज़हब के हिसाब से, दीन के हिसाब से, जिस तरह आपको कहा गया उसके हिसाब से अगर आप पेशेंट ट्रीट करोगे कि अल्लाह ने आपको मसीहा बनाया उसके हिसाब से, और अपनी माँ को माँ बाप की दुआएं के साथ, और जो अपने पेशेंट हैं उनकी दुआएं लोगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता आपको कामयाबी ना मिले, ठीक है ना। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह, इन लोगों की दुआएं लेना। ये वीडियो देखने वालों का आप क्या पैगाम देना चाहिए? हाँ बेटा, मैं अपने यानी जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है जब से अब तक, यानी 25-30 साल जितने भी हो गए, मैंने ये देखा कि हम लोग जब स्टूडेंट थे हम अपने सीनियर्स का बहुत अदब करते थे। मैंने एक ये बहुत कमी फील की है कि आजकल के जो हमारे स्टूडेंट हैं ना, जो हमारे जूनियर हैं, उनमें बड़ों का अदब एहतराम नहीं है बेटा। मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी। मैं जनरल हॉस्पिटल में हैं एजाज साहब, ठीक है ना। एक दफ़ा मैं वहाँ जनरल हॉस्पिटल गई, मेरे थीसिस एजाज के पास थे, तो ना एजाज साहब ने मुझे एक जनरल छोटी सी एक बात कही, बहुत कहता है कि मैडम हम में इतना अदब एहतराम है अपने बड़ों का कि ये मैडम बनीन की कुर्सी है ना, मुझे उनको तकरीबन 20 साल हो गए बनीन के साथ काम कर। कहते हैं मैं आज तक मैडम आए या ना आए, मैं मैडम इनकी कभी कुर्सी पे बैठा नहीं हूँ, वो नहीं भी होती मैंने कभी उनकी कुर्सी पे नहीं बैठा। यानी अदब की बात बता रही हूँ ना, यानी वो लोग इतना अदब करते थे, हम लोग भी अदब करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों में मैंने ये अदब एहतराम नहीं देखा। मैं आपको बताती हूँ, अब मैंने MS किया, MPhil किया, तो सारे मेरे जूनियर मेरे टीचर बने हैं। आप किसी भी टीचर से पूछें मेरे जाके, मैंने उनका वही अदब किया है जो एक टीचर का करना चाहिए। ये नहीं मैंने सोचा कि वो मेरा जूनियर है, ठीक है ना। ये सर सलमान हो गए, इनकी मिसिस राबिया, बिलाल भाई, ठीक है ना। मैंने हमेशा इनको सर कह के बुलाया। वो मुझे कहते थे मैडम आप हमें शर्मिंदा करती। मैं कहती नहीं बेटा, इस वक्त आप मेरे टीचर हो, मेरा अदब आप पे लाजिम है, क्योंकि जब आप टीचर का एहतराम करते हैं ना, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है, अल्लाह ताला आपको नवाजता है, ठीक है ना। लेकिन आजकल के बच्चों में मैंने देखा ये अदब नहीं है यार। इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख होता है कि बच्चे टीचर का, अपने सीनियर का वो अदब नहीं करते जो हम लोग करते थे। नाम से बुला रहे होते हैं, हमारे पीछे नाम ले रहे होते हैं, वो निगहत ऐसी, वो ऐसी, यानी अपने सीनियर का मेरे सामने, और मुझे बड़ा दुख होता है यार ये बच्चों में अदब क्यों नहीं है।
बाअदब बानसीब होता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी अपने बच्चों को आजकल के कि बेटा बाअदब बानसीब आप लोग अदब किया करो, अपने टीचर की रिस्पेक्ट किया करो। जो पुराने लोग थे वो टीचर्स की, अपने बड़ों की बहुत अदब करते थे, आप लोग नहीं करते हो, वाकई नहीं करते हो। आप लोग यानी मजाक बहुत उड़ाते हो, आप इवन गालियाँ दे लेते हो, आप बुरा भला कह लेते हो। बेटा आप किस तरह आप तरक्की करोगे ये बताओ। आप फिर कहते हो आपको तरक्की नहीं मिल रही, आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही, आपको रिज़्क नहीं मिल रहा। कैसे आपको रिज़्क मिले? आप में अदब ही नहीं है, आप में एहतराम ही नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत एहसास होती है अपने बच्चों में। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि बच्चों प्लीज़ अदब किया करो अपने टीचर्स का। टीचर जैसा भी है, आपसे जूनियर भी है, मेरे आप किसी भी टीचर्स को बुला के ज़रूर पूछना कि मैडम आपका अदब करती थी कि नहीं करती थी। मैंने अपने, क्योंकि मैंने तो जाहिर है हम लोग तो पाइनियर्स में से आते हैं, शुरू में पढ़ा हुआ हमने, तो सेकंड बैच था हमारा, मैडम बनीन का फर्स्ट बैच था, ठीक है ना। वो सिर्फ मेरा ख्याल है 16 स्टूडेंट थे, हमारे 23 या इस तरह कुछ थे, ठीक है। तो हम लोगों ने हमेशा उनको अदब से बुलाया। और उसके बाद मुझे जिन्होंने पढ़ाया, MS और MPhil पढ़ाया, वो सब मेरे बहुत जूनियर थे, यानी 10-10 साल 12-12 साल जूनियर थे। लेकिन आप उन सब से पूछो कि कितना मैंने उनका एहतराम किया है, ठीक है ना। तो बेटा आप एहतराम किया करो, बस यही कहना है कि बच्चों को आजकल के एहतराम करो और अपने आप को मसीहा समझ के पेशेंट के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम से पेश आने, मोहब्बत के साथ, पेशेंट के साथ भी, और अपने बड़ों का एहतराम करना। थैंक यू नुमान चांद। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमसे इतनी राज की बातें शेयर की, और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने वालों को बहुत फ़ायदा होगा इस सब से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।